अगले दिन सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास एक हिली एरिया में रजत ना जाने कहाँ भाग रहा था। बहुत तेज भागते हुए वो कुछ ही मिनटों में एक बड़ी सी चट्टान पर दौड़कर ऊपर चढ़ गया, जहाँ उसके चेहरे पर उगते सूरज की हल्की रोशनी पड़ रही थी। वो अपनी दोनों बाहें फैलाकर जोर जोर से सांस लेने लगा और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने महिमा का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार दिखने लगा, जिसे देखकर उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और खुद से बात करते हुए बोला, ना जाने क्यों मुझे इस लड़की का चेहरा बार बार दिखने लगा है। क्या इसके साथ मेरा कोई कनेक्शन है? सोचते हुए वो मुस्कुरा रहा था। उसे महिमा की यादों ने और उसकी बातों ने परेशान कर दिया था। वो खुद से बात करते हुए बोला, चाहे जो भी हो जाए, मुझे इस लड़की का पता लगाना ही होगा। फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, लेकिन मैं उस लड़की के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं जानता। कोई बात नहीं, उसका रिकॉर्ड मैं उसके BSN ऑफिस से निकलवा ही लूंगा। इन्हीं सब ख्यालों के साथ वो दौड़ता हुआ वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उसका मोबाइल बजा। इतनी सुबह सुबह फोन बजती देख वो थोड़ा हैरान हो गया था, लेकिन फिर स्क्रीन पर निशांत का नाम देख मुस्कुराते हुए बोला, इसे सुबह सुबह भी चैन नहीं है। उसने जैसे ही फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से निशांत की आवाज आई, गुड मॉर्निंग सर। रजत ने भी उसे गुड मॉर्निंग कहा और फिर निशांत अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, सर, प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन के CEO मिस्टर विवेक डोबरियाल आपसे आज मिलना चाहते हैं। क्या मैं मीटिंग फिक्स कर दूं? उसकी बात सुनकर रजत बोला, निशांत, तुम खुद ही मेरा शेड्यूल देख लो। जो भी टाइम फ्री निकलता है वो टाइम मिस्टर विवेक को दे दो। ओके सर, बोलकर वो फोन रखने ही वाला था कि उससे पहले रजत बोल पड़ा, निशांत, तुम्हें आज एक और काम करना होगा। जी हाँ सर, बताइए। रजत ने उससे महिमा की इंफॉर्मेशन निकालने का काम दिया, जिसे सुनकर एक बार के लिए तो निशांत थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन अगले ही पल उसे जवाब देते हुए बोला, ठीक है सर, मैं आज ही उस लड़की की डिटेल निकलवा लेता हूँ। ओके, बोलकर रजत ने फोन कट कर दिया। करीब 2 घंटे बाद महिमा के घर में महिमा अब भी सोई हुई थी। उसकी दादी उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। माही, उठ जा, आज कितनी देर सोएगी? महिमा ने आलस करते हुए कहा, मेरी प्यारी बेबी डॉल, मुझे कुछ देर और सोने दो ना। उसकी बात सुनकर दादी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कितना देर और सोएगी? देख, सूरज सर पर चढ़ आया है और एक तू है जो अब तक सोई हुई है। जल्दी उठ जा। महिमा मुंह बनाते हुए बोली, दादी, जल्दी उठकर क्या करूंगी? आज तो मुझे ऑफिस भी नहीं जाना है। ऑफिस से परमानेंट छुट्टी जो मिल गई है मुझे। ये सुन दादी को याद आया और उन्होंने सोचा, मैं तो भूल ही गई थी कि इसकी नौकरी चली गई है। अनजाने में मैंने बच्चे का दिल दुखा दिया। सोचते हुए वो वहीं बेड पर उसके पास बैठ गई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तो क्या हुआ? अगर पुरानी नौकरी चली गई तो तुझे वापस नई नौकरी मिल जाएगी और मेरी महिमा के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। कहते हुए वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। महिमा उठकर अपने बेड पर बैठ गई और दादी के गले लगती हुई बोली, मेरी प्यारी बेबी डॉल, मैं आपको और माँ को बहुत परेशान करती हूँ ना? दादी प्यार से उसके गाल पर थपकी देते हुए बोली, तेरे अंदर तो तेरी माँ और मेरी जान बसती है और तेरे रहने से ही हमारा घर हंसता है। चल उठ, तेरे लिए मैं तेरा फेवरेट पास्ता बना रही हूँ। बोलकर दादी रसोई की ओर चली गई। बेड पर बैठी हुई महिमा खुद से बात करती हुई बोली, मुझे कैसे भी करके अपने लिए जॉब ढूंढनी होगी ताकि मैं माँ के साथ घर के खर्च में उनका हाथ बटा सकूं। वो यही सब सोच रही थी कि अचानक उसका फोन बजने लगा। उसने जैसे ही अपना मोबाइल उठाया तो देखा स्क्रीन पर AC कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। उसकी फोन उठाते ही दूसरी ओर से अदिति बोल पड़ी, गुड मॉर्निंग मैडम, सोकर उठ गई आप? महिमा ने आलस करते हुए कहा,
हाँ, अभी सोकर उठी हूँ। उसकी आलस भरी आवाज सुनकर अदिति बोली, लगता है कल रात की अब तक उतरी नहीं है तेरी। उसने अपना सर पकड़ते हुए कहा, हाँ यार, सर में अब भी दर्द हो रहा है। तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती पिला दी। इस पर अदिति मुस्कुराती हुई बोली, हमने तो तुझे तेरी नई शुरुआत के लिए तैयार कर दिया। आज तो उस डायन के सारे जुल्मों से आजाद हो चुकी है। बोलकर वो हंसने लगी। उसकी बात खत्म होते ही महिमा बोल पड़ी, कुछ भी बोलो यार, लेकिन उस डायन के जुल्म सहकर मुझे सैलरी तो मिलती थी, जिससे। अचानक बीच में ही अपनी बात अधूरी छोड़कर वो चुप हो गई और फिर बात बदलते हुए बोली, खैर वो सारी बातें छोड़, तू नहीं समझेगी। ये सुन अदिति ने हंसते हुए कहा, मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ, तेरी सारी परेशानियों को बखूबी समझती हूँ। तू परेशान मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। चल ठीक है, तू अपना काम देख, वरना वो डायन तुझे छोड़ेगी नहीं। मैं बाद में तुझसे बात करती हूँ। बोलकर उसने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद वो उठकर ड्राइंग रूम में पहुंची और वहां सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। वही राय सिंह हाउस में रजत ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका था। वो निकल ही रहा था कि उसके बेडरूम में अमित आ पहुंचा। उसे इतना रेडी होते देखकर अमित करते हुए उसके पास आया और बोला, क्या बात है भैया, आज तो आप किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे। ये सुन रजत मुस्कुरा दिया और बगैर कुछ बोले अपने बेडरूम से बाहर निकल गया। उसे अपनी स्टडी रूम की ओर जाते देख अमित भी बात करते हुए उसके पीछे तेजी से चलने लगा। रजत गहरी सांस लेते हुए अमित की ओर देखकर बोला, क्या बात है छोटे, अब तुझे क्या चाहिए? मैंने तुझसे प्रॉमिस कर दिया ना कि तेरे बर्थडे पर मैं तुझे वही वाला आइलैंड गिफ्ट करूंगा। अब क्या चाहिए तुझे? अमित ने इधर उधर नजर दौड़ाई और बात बनाते हुए कहा, भाई मैं आपकी जब भी तारीफ करता हूँ तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं आपकी बटरिंग कर रहा हूँ? आई लव यू भाई। बोलते हुए वो उसके गले लग गया। रजत उसकी पीठ पर प्यार से थपकी देते हुए बोला, आई लव यू टू छोटे, मैं तेरी हर आदतें, तेरी हर ख्वाहिशों के बारे में जानता हूँ। छोटे, तू ये मत भूल कि तुझे माँ बाबा ने नहीं, तुझे तेरे बड़े भाई ने बड़ा किया है, इसीलिए अपने बड़े भाई से झूठ मत बोला कर। बोलकर वो हंसते हुए अपने स्टडी टेबल की ओर जाने लगा। अमित वहीं खड़े होकर कुछ सोच रहा था और फिर अचानक रजत के पीछे भागते हुए गया और कहा, भाई सचमुच मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। तभी रजत ने मुस्कुराते हुए एक नजर उसे देखा और कहा, तुझे पता है छोटे, बचपन में सारे बच्चे अपने महंगे महंगे खिलौने से खेलते हैं और मेरे पास भी बहुत महंगे और दुनिया भर के कीमती खिलौने थे, लेकिन मैंने कभी उनसे नहीं खेला। जब से तू पैदा हुआ तो मैं हर वक्त तेरे साथ मौजूद होता था, हर वक्त तेरे साथ खेला करता था, इसीलिए तो मेरे कोई दोस्त भी नहीं है सिवाय उस पागल शनाया के। शनाया का नाम सुनकर अमित जोर से हंस पड़ा और बोला, भाई प्लीज आप उससे शादी मत करिएगा, वो लड़की पूरी साइको है। उसकी बात सुनकर रजत ने कुछ सोचा और कहा, छोटे तेरा दिमाग खराब हो गया है, शनाया बस मेरी अच्छी दोस्त है और वो भी मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बोलकर वो कोई फाइल देखने लगा। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद अमित उसका हाथ दबाते हुए बोला, भाई मुझे आप प्लीज एक भाभी ला कर दे दीजिए जो कम से कम मुझसे हंस बोले और मेरे साथ नॉन स्टॉप खूब सारी बातें करे, क्योंकि इस घर में मुझसे कोई बात करता ही नहीं है। आप अपने बिजनेस में बिजी होते हैं, बाबा अपने बिजनेस में बिजी और माँ वो तो घर के काम में बिजी होती हैं या फिर पूजा पाठ में। प्लीज भाई मुझे आप एक नॉन स्टॉप बात करने वाली भाभी ला कर दे दीजिए। आई प्रॉमिस इसके बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। उसकी बात सुनकर रजत की आंखों के सामने एक बार फिर से महिमा का चेहरा आ गया और उसकी बातें उसे याद आने लगी। वो मन ही मन सोच रहा था, मिस नॉन स्टॉप मुझे कहाँ मिलेगी? उसके बारे में अब तक कुछ भी नहीं पता चला। उसे ऐसे खोया देख अमित ने उससे कहा, भाई क्या हुआ? अब तक आपने मुझे जवाब नहीं दिया।
बताइए ना, आप मेरी भाभी कब लेकर आएंगे? तभी उनकी माँ रीमा वहां पहुंच गई। बाहर खड़े होकर उन्होंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। अंदर आकर वो अमित के गाल पर प्यार से थपकी लगाते हुए बोली, ये लड़का कभी कभी बहुत पते की बात कर जाता है। बोलकर वो रजत की सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गई। रजत ने उन्हें देखकर कहा, अरे माँ, आप यहाँ स्टडी में? इस पर वो भी मुंह बनाते हुए बोली, क्या करूं, जिस तरह अमित को नॉन स्टॉप बात करने वाली भाभी चाहिए, उसी तरह मुझे भी एक प्यारी सी बहू चाहिए जो हमारे घर को एक साथ बांध कर रख सके, ऐसी जो। उनकी बात बीच में ही काटते हुए रजत ने कहा, माँ प्लीज अब आप मत शुरू हो जाना। अमित अपनी माँ के पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ माँ, अब आप ही अपने लाडले को समझाइए। उसकी बात सुन रीमा रजत की ओर देखकर बोली, बेटा, तेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं और बड़े बड़े घर की इकलौती बेटियों के भी रिश्ते आए हुए हैं। मैं बोल रही थी कि तू उनमें से कुछ फोटोज देख ले और हमें बता दे कि तुझे कौन सी लड़की पसंद है। उसकी बात सुनकर रजत हड़बड़ा गया और खड़े होते हुए बोला, माँ, अभी आप मुझसे शादी की जिद मत कीजिए, मैं फिलहाल शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सुन रीमा अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई और उसे डांटते हुए बोली, क्यों प्रिपेयर नहीं है और कमी किस चीज की है तुझे? और अगर एक बार शादी की उम्र निकल जाएगी तो फिर तुझे मनपसंद लड़की नहीं मिलेगी। तभी वहां इंद्रजीत भी पहुंच गए। उन्होंने अपनी बीवी को समझाते हुए कहा, रीमा, अगर हमारे रजत ने कहा है कि अभी वो शादी नहीं करना चाहता तो उससे जिद मत करो ना। मैं जानता हूँ मेरा बेटा जिस लड़की को पसंद करेगा वो लाखों में एक होगी, इसीलिए मेरे बेटे को कोई भी शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा। उनकी बात सुन वो नाराज होते हुए बोली, इस घर में मेरी अहमियत ही क्या है? मैं जो भी कहती हूँ बाप बेटे मिलकर मेरी हर बात काट देते हैं। अब से मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अमित उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ माँ, अब से मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। भाई मुझसे झूठ कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हैं। उन दोनों की नौटंकी देख रजत हंस पड़ा और इंद्रजीत की ओर देखने लगा। इंद्रजीत उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं अपने रजत के मामले में कोई लापरवाही नहीं चाहता। जो मेरे बेटे की इच्छा होगी उसी में मेरी खुशी होगी। उन्हें अपना साथ देते देख रजत धीरे से बोला, थैंक यू बाबा। और फिर उसने अमित को रीमा से दूर करते हुए कहा, छोटे, अगर तेरी नौटंकी खत्म हो गई हो तो ऑफिस चलें? अमित ने मुंह बनाते हुए हाँ में सर हिला दिया। रीमा अब भी चुपचाप खड़ी हुई थी। रजत उन्हें गले लगाते हुए बोला, माँ, आपकी बहू जरूर आएगी, लेकिन आप प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ताकि मैं अपने बाबा के सपनों को और भी ज्यादा बुलंदियों तक पहुंचा सकूं। अच्छा ठीक है, माँ ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बोलकर दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद इंद्रजीत रीमा के पास आकर बोले, रीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी जिंदगी में आई और आकर मेरी किस्मत चमका दी, और उससे भी ज्यादा शुक्रिया जो आपने मुझे रजत जैसा बेटा दिया। उनकी ये बात सुनकर रीमा मुस्कुरा दी। वहां महिमा भी रेडी होकर घर से निकल रही थी। उसके हाथों में कुछ फाइल भी थी। मंजू उसे देखकर बोली, अरे सुबह सुबह तूफान की तरह कहाँ भागी जा रही है? इस पर महिमा ने भी जल्दी करते हुए उन्हें जवाब दिया, माँ, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है और हाँ, आज आपकी बेटी अपने लिए न्यू जॉब ढूंढने जा रही है। उसकी बात सुनकर मंजू बोली, बेटा तू जॉब के लिए परेशान मत हो, मैं जैसे तैसे मैनेज कर लूंगी। अभी मुझे मेरी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट भी मिली है। ये सुन महिमा ने उनके गले में हाथ डालते हुए उन्हें साइड हग कर कहा, मेरी प्यारी माँ, अब आपकी बेटी समझदार हो चुकी है। अब आप अपनी बेटी को हर बार की तरह बुद्धू नहीं बना सकते। और वैसे भी 2-3 जगह वैकेंसी मिली है, मैं वहाँ जाकर पता करती हूँ। मुझे यकीन है कि मुझे जरूर जॉब मिल जाएगी, आप परेशान मत होइए। उसकी बात खत्म होते ही मंजू ने कहा, बहुत जिद्दी है तो सचमुच। अच्छा रुक, दही शक्कर खाकर जा, तेरा दिन अच्छा जाएगा। बोलकर वो रसोई की ओर चली गई और कुछ ही देर में कटोरी में दही शक्कर लेकर आई। महिमा को यही शक्कर खिलाते हुए उन्होंने उससे कहा, अब जल्दी जाकर जल्दी आ। महिमा मुस्कुराते हुए अपनी स्कूटी लेकर जॉब की तलाश में निकल पड़ी।
उसने अपने साथ में वो पेपर कटिंग रख ली थी जिस कंपनी में जॉब वैकेंसी देख आज वो घर से निकली थी। कुछ देर बाद उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी के सामने आकर अपनी स्कूटी रोकी और अपने पर्स से वो पेपर कटिंग निकाली। कंपनी का नाम चेक कर खुद से बात करते हुए उसने कहा, माही, यही मल्टीनेशनल कंपनी है जहां वैकेंसी निकली हुई है। चल अब जल्दी से अपने काम पर लग जा। कहते हुए उसने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और स्कूटी के मिरर में अपना चेहरा देखकर खुद से बात करते हुए बोली, महिमा शर्मा, अब तुम अंदर जाकर धमाकेदार इंटरव्यू दो ताकि कंपनी वाले तुम्हारे सिवाय किसी और के बारे में सोच ही नहीं सके। ऑल द बेस्ट। ये बोल उसने स्कूटी से चाबी निकाली और फिर डिक्की से अपनी फाइल निकालकर अंदर की तरफ चली गई। उस कंपनी के रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम महिमा शर्मा है। यहाँ टैक्स कंसल्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है, मैं उसी सिलसिले में यहाँ आई हूँ। उसकी बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी मैडम, वैकेंसी फुल हो चुकी है। बोलकर वो अपने लैपटॉप पर काम में लग गई। ये सुन महिमा बहुत परेशान हो गई थी। उसने हिम्मत न हारते हुए एक बार फिर उस रिसेप्शनिस्ट से कहा, लेकिन मैडम, आपकी कंपनी ने पेपर में एड निकाला हुआ है कि यहाँ अब भी वैकेंसी है। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी ओर देखकर कहा, जी हाँ, अब कुछ ही देर पहले ही वैकेंसी फुल हो चुकी है। बोलकर वो फिर से अपने काम में लग गई। महिमा निराश होकर कंपनी के एग्जिट डोर से अपनी स्कूटी की ओर आ रही थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, काश मैंने डायन से उस दिन झूठ ना कहा होता तो आज मेरी नौकरी ना गई होती। तब तक रजत भी अपने ऑफिस में पहुंच चुका था। अपने कैबिन में पहुंचते ही उसने अपने टेबल पर रखे फोन से निशांत को फोन लगाकर कहा, निशांत, फौरन मेरे कैबिन में पहुंचो। ओके सर, अभी आया। बोलकर निशांत ने फोन कट कर दिया। रजत अपने कैबिन में बैठकर सोच रहा था, आई होप निशांत ने मिस नॉन स्टॉप के बारे में पता लगा लिया हो। तभी निशांत उसके कैबिन में पहुंचा और उसके कैबिन का डोर नॉक करते हुए बोला, मे आई कम इन सर? उसने उसकी ओर देखकर कहा, यस प्लीज कम इन। उसके ये बोलते ही निशांत कैबिन के अंदर आ गया। रजत उसकी ओर देखकर बोला, मैंने तुम्हें महिमा शर्मा के बारे में पता लगाने को कहा था, क्या स्टेटस है? उसकी बात सुनकर निशांत हकलाते हुए बोला, दरअसल सर वो उसे हकलाते देख रजत ने सीरियस होकर पूछा, साफ साफ कहो क्या बात है? तब निशांत ने उसे बताया, सर महिमा शर्मा बीएसएन कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन उन्हें 2 दिन पहले ही फायर कर दिया गया है और उनके कंपनी रूल्स के हिसाब से किसी एम्प्लॉय को फायर करने के बाद कंपनी उस एम्प्लॉय का सारा डेटा मेन डेटा फाइल से डिलीट कर देती है, इसीलिए वहां से महिमा शर्मा का कुछ पता नहीं चल सका। उसकी बात सुनकर रजत गुस्सा करते हुए बोला, व्हाट? तो अब रजत महिमा के बारे में कैसे पता लगाएगा और क्या महिमा अपने लिए नई जॉब ढूंढ पाएगी?